तो चलो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर हम कहते हैं अ पर्सन विद एन इंटरेस्ट एक ऐसा शख्स जिसको इंटरेस्ट होता है या कंसर्न होता है, विद एन इंटरेस्ट और कंसर्न इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर। ठीक है, एक ऐसा शख्स जो किसी चीज के लिए इंटरेस्ट या कंसर्न रखता है उसको कहते हैं हम स्टेक होल्डर। और जब हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स की बात करते हैं तो 4 स्टेक होल्डर्स हमारे जो है वो सामने आ जाते हैं। ठीक है, एंड इन द कंजर्वेशन ऑफ इन द मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स 4 categories of stakeholders are involved in the conservation and management of forests. 4 stakeholders, 4 stakeholders जो होते हैं वो जो है वो आइडेंटिफाई होते हैं। 4 स्टेक होल्डर्स आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, कौन कौन होते हैं? जंगलों को कंजर्व करने में और मैनेज करने में कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं? जो है 4 स्टेक होल्डर्स जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अंडरस्टैंड, जो कंसर्न रखते हैं या जो इंटरेस्ट रखते हैं जंगलों के लिए। अंडरस्टैंड, जंगलों में जिनको है जो जंगलों से जो है जो जंगल के जो है फॉरेस्ट के रिलेटेड होते हैं और उनको ही जो है एज स्टेक होल्डर जो है माना जाता है। तो स्टेक होल्डर ऐसे पर्सन को कहा जाता है जिसको किसी चीज में कंसर्न होता है या इंटरेस्ट होता है। अब जंगलों के कंजर्वेशन की बात करें, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन की बात करें, उनके मैनेजमेंट की बात करें तो उनके कंजर्व करने में मैनेजमेंट में जो है 4 किस्म के जो है कैटेगरीज के जो है स्टेक होल्डर्स उनको आइडेंटिफाई किया गया है। नंबर 1 है जिसको हम बोलते हैं पीपल हु लिव इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट। ऐसे लोग जो पीपल हु लिव इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट, ठीक है, जो जंगलों के अंदर रहते हैं, आदिवासी टाइप लोग, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जंगलों के आसपास जो है वो झोपड़ियों में रहते हैं, गांव बना के रहते हैं। ठीक है, और वो बहुत हद तक जो है जंगलों पर ही निर्भर होते हैं, वहां से जो प्रोडक्ट निकलते हैं, चीजें निकलते हैं, उनको वो यूज करते हैं। ठीक है, तो इनको इनका स्टेक होल्डर माना जाता है और इनको जंगलों के कंजर्वेशन के लिए जो है इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, द पीपल हु लिव इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट और डिपेंडेंट होते हैं टू सम एक्सटेंट इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड और डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर जो है फॉर लीडिंग देयर लाइफ, है अपनी जिंदगी जो है चलाने के लिए। तो ये एक स्टेक होल्डर माने जाते हैं जंगलों के कंजर्वेशन में। तो स्टेक होल्डर आपके एग्जाम में आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेक होल्डर? तो सीधे एक ऐसा पर्सन होता है जिसको एक इंटरेस्ट होता है या कंसर्न होता है किसी चीज में, उसको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर। जैसे आप सब अपनी प्रॉपर्टी के स्टेक होल्डर हैं, आपके घर में जो भी चीज है आपका उसके लिए इंटरेस्ट है, कंसर्न है, तो आप उसका स्टेक होल्डर माने जाते हैं। जब जंगलों के मैनेजमेंट या कंजर्वेशन की बात होती है तो जंगलों में जो लोग रहते हैं या उसके आसपास लोग रहते हैं वो उनका स्टेक होल्डर जो है बनाया जाता है उनको। ठीक है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है जंगलों के कंजर्वेशन में, क्योंकि वही जो होते हैं वो जंगलों के आसपास या उधर रहते हैं, तो वो ये ध्यान रखते हैं कि कोई जो है जंगल काटता तो नहीं है, तो कोई जो है जंगल डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा है, तो इनको इन्वॉल्व किया जाता है उसके कंजर्वेशन में। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अंडरस्टैंड, आप जानते हैं जो गवर्नमेंट है ये डिपार्टमेंट
इन्होंने बनाया हुआ है, जिसको कहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसमें बहुत से मुलाजिम काम करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो फॉरेस्टों को कंजर्वेशन के लिए जो है जिनको रखा गया है बचाने के लिए, अंडरस्टैंड। और जंगलों में जितने भी जो काम होते हैं वो इनके अंडर ही सारे होते हैं। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट विच ऑन्स फॉरेस्ट लैंड एंड कंट्रोल्स रिसोर्सेज विच ऑन्स फॉरेस्ट लैंड, जो इनके ऑनर माने जाते हैं, यानी ये सारा उनके अंडर होता है, अंडरस्टैंड। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विच ऑन्स फॉरेस्ट लैंड एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट, और वही कंट्रोल करते हैं रिसोर्सेज को फ्रॉम फॉरेस्ट, उनके थ्रू ही सभी चीजें वहां से निकलती है। तो जितना अच्छा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, जितने इसमें जो है ईमानदार एम्प्लॉय हो, उतना ज्यादा फॉरेस्ट जो है वो कंजर्व होता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इन पे बहुत हद तक निर्भर करता है कि जंगल कंजर्व होंगे कि नहीं होंगे, अंडरस्टैंड। बट इनको जो है स्टेक होल्डर माना जाता है, और ये जो है डिपार्टमेंट बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, जो जंगलों का जो है देखभाल करते हैं, और यहाँ से जितने भी रिसोर्सेज बाहर जाते हैं इनके थ्रू चले जाते हैं, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोई भी जंगल का प्रोडक्ट हो, वो इनके थ्रू जाता है। इसलिए आप देखते हैं फॉरेस्ट चेक पोस्ट होते हैं हर एक जो है डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर जो है जंगलों से आने वाली चीजों को जो है चेकअप होता है प्रॉपर्ली, अंडरस्टैंड। तो ये होते हैं दो स्टेक होल्डर्स जंगलों के कंजर्वेशन में और जंगलों के जो है मैनेजमेंट में। तीसरा भी एक स्टेक होल्डर होता है, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। तो तीसरे स्टेक होल्डर्स होते हैं द इंडस्ट्रियलिस्ट, जो क्या काम करते हैं, who use various forest products, जो जंगलों पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, तो फॉरेस्ट से निकलने वाले डिफरेंट प्रोडक्ट्स को वो यूज करते हैं अपनी इंडस्ट्री रन करने के लिए, अंडरस्टैंड, फॉर देयर फैक्ट्रीज, अपनी फैक्ट्रीज चलाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उनको वुड की जरूरत होती है, इसके लिए पेपर मेकिंग, है ना, आपके पास इतनी इंडस्ट्रीज है जहां से पेपर आता है, तो पेपर लकड़ी से ही बनता है। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो जंगल से ही अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट वो वहां से लकड़ी काट के लाते हैं, तब जाके उनका पेपर जो है बनता है, फॉर पेपर मेकिंग एंड फर्नीचर। अब फर्नीचर वाली इंडस्ट्री होती है, तो फर्नीचर किससे यूजुअली बनता है, अगर लकड़ी मेनली जो फर्नीचर है वो लकड़ी से बनता है, अंडरस्टैंड। तो ये जो है इनको भी स्टेक होल्डर माना जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अंडरस्टैंड। देन नंबर लास्ट स्टेक होल्डर्स इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वो होते हैं, तो यही है जो है स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक जो है जंगल के लिए, अंडरस्टैंड, एक होता है जो लोग वहां पर रहते हैं, तो दूसरा होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तीसरा होता है इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। तो ये जो है इनको हम स्टेक होल्डर जो है मान रहे हैं एक जंगल की कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट्स होते हैं, जो पीपल होते हैं जो रहते हैं जंगल के आसपास, तो वो जो है वो इनका जो है जंगलों की स्टेक होल्डर्स माने जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में पढ़ना है इसके बारे में कि जो है वाटर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। पानी आप जानते हैं, तो पानी बहुत ही जरूरी है जो है हमारे जिंदा रहने के लिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिंदा रहने के लिए पानी जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये पानी आपके पास आता है बहुत सारे सोर्सेज से, रिवर है, सी है, ओशियन है, देन स्ट्रीम्स है, देन यहाँ पर क्या है, क्या कहते हैं इसको, जो है लेक्स है, देन पॉन्ड्स है, देन जो है ये इसके सोर्सेज है आपके पास स्प्रिंग्स, अंडरस्टैंड। तो ये पानी जो है
ये हम जो है इसमें जो पानी होता है यूजुअली जो ये एक तो होता है साल्ट वाटर, दूसरा होता है फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर हम यूज करते हैं दोनों चीजों के लिए, एक हम इसको यूज करते हैं इरिगेशन के लिए एंड एक हम इसको यूज करते हैं हाउस होल्ड के लिए, है ना, ड्रिंकिंग वगैरह के लिए, ठीक है। ये तो सारा फ्रेश वाटर ही होता है। अब मेन यहाँ पर जो हमारा सोर्स होते हैं फ्रेश वाटर का वो रिवर होता है, इसी से हम इरिगेशन भी करते हैं और इसी से जो है बाकी पानी सप्लाई भी होता है सारा, अंडरस्टैंड। तो ये रिवर वाटर जो होता है ये फ्रेश वाटर ही होता है और ये फ्रेश वाटर जो है ये मेन सोर्स होता है इरिगेशन के लिए। और ये रिवर्स जो होते हैं, बहुत से रिवर्स होते हैं और ये रिवर्स जो होते हैं ये यूजुअली ग्लेशियर से जो है इनको जो है वाटर मिलता है, पानी मिलता है, अंडरस्टैंड। और मोस्टली रिवर्स पेरिनियल होते हैं, साल के साल इनमें पानी रहता है और चलता रहता है, अंडरस्टैंड। दुनिया में बहुत सारे रिवर्स है, इंडिया में ही देखो बहुत सारे रिवर्स है। आपके इधर डोडा में देखते हो आप रिवर है, क्या कहते हैं इसको, जो चिनाब है, अंडरस्टैंड। देन ये रिवर वाटर जो होता है इसको जो है कंजर्व किया जाता है और जहाँ पर रिवर्स के जो डिफरेंट जगह पर जो है डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। हाँ, डैम्स क्या होता है, डैम्स होते हैं लार्ज रिजर्वायर्स ऑफ रिवर वाटर, अंडरस्टैंड। तो विच आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर्स है, विच आर कंस्ट्रक्टेड, जिनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है ऑन डिफरेंट रिवर्स, अंडरस्टैंड। जैसे यहाँ पर ही आप देखते हो, यहाँ पर एक डैम है जिसको हम कहते हैं बागलिहार डैम है। तो पार्क प्रोजेक्ट के लिए ये जो है डैम जो है बनाया गया है और उसमें ये रिजर्वायर भी है बहुत सारे पानी का। या इंडिया में जो है बहुत सारे डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं वाटर कंजर्व करने के लिए और यहाँ से जो है इरिगेशन की फैसिलिटी जो है वो सप्लाई हो जाती है, ठीक है। डैम्स आर अ गुड सोर्स ऑफ इरिगेशन। अब यहाँ पर खेतों के लिए जो है वो कैनल्स निकाले जाते हैं और फिर खेतों को जो है वो इरिगेट किया जाता है। तो इस तरह क्रॉप्स जो होते हैं वो मेनली डिपेंडेंट होते हैं वाटर पे, अंडरस्टैंड। तो अब ये पानी जो है ये डिपेंड करता है वाटर साइकिल पे, अंडरस्टैंड। तो वाटर साइकिल जो होता है, वाटर साइकिल हर बार जो है बारिशें एक जैसी नहीं होती। आप देखते होगा क्लाइमेटिक चेंज जो है वो आती है और क्लाइमेटिक चेंज जो है तो इसलिए हर साल जो है इक्वल समान जो है बारिश वो नहीं हो पाती है, अंडरस्टैंड। तो अब क्या होता है, इसलिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये जो वाटर है इसको जो है हार्वेस्ट करें, अंडरस्टैंड। अब उसको कहते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अंडरस्टैंड। ये रेन वाटर हार्वेस्ट करना जो है, वाटर हार्वेस्ट करना ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम वाटर को हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमें फ्यूचर में जो है प्रॉब्लम्स हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो इसलिए ये जो वाटर है, वाटर को हमने हार्वेस्ट करके रखना चाहिए और वाटर को जो है हमने बचा के भी रखना चाहिए, ठीक है। बिकॉज यू नो ये पानी जो है इसका मेन सोर्स हमारे पास रेन ही है, प्रेसिपिटेशन है। तो रेन वाटर जो है उसका हार्वेस्ट करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ रेन वाटर, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर को जो है कलेक्ट करना होता है, हाँ, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स, मेनली फ्रॉम रूफ टॉप्स, ठीक है, टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। इसलिए रिचार्ज करने के लिए ग्राउंड वाटर को, अंडरस्टैंड। टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, अगर आप देखोगे इंडिया में जो भी बारिशें होती है, सपोज 100% का जो है सिर्फ 10% जो है वो ग्राउंड वो हार्वेस्ट होता है, अंडरस्टैंड। बाकी जो है 90% जो इसका है वो तो रन ऑफ हो जाता है। नाउ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रन ऑफ। रेन वाटर जो रन ऑफ होकर जो है, रन ऑफ होकर जो है वो रिवर्स के अंदर चला जाता है। यहाँ पर एक किस्म से वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है, अंडरस्टैंड।
अगर इस वाटर को हम कलेक्ट करेंगे रूफ टॉप से, फिर टैंक्स में जो है वो ट्रांसफर करेंगे, या बड़े बड़े टैंक्स में रखेंगे, या जमीन के अंदर जो है बड़े बड़े पिट्स बना के रखेंगे, या जमीन के अंदर परकुलेट करेंगे उसको, तो इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। फिर ग्राउंड वाटर से कुआं खोदकर हम ये पानी जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर को रूफ टॉप से यूजुअली कलेक्ट करना, बिकॉज रूफ टॉप से आपको बहुत सारा पानी जो है कलेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर पानी जाया नहीं होता है। तो ये कलेक्ट करके पाइप्स के थ्रू जो है टैंक्स के अंदर जो है वो ले जाना, या फिर इससे जो है इससे रूफ टॉप से जो है बाय मींस ऑफ पाइप सीधे ग्राउंड वाटर के अंदर पिट्स में परकुलेट करना। क्या करना? परकुलेट करना। इससे जो है इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या होता है? ग्राउंड वाटर आप जानते हो जो वाटर टेबल होता है उसमें जो पानी पाया जाता है, साल के साल उसका लेवल जो है वो बराबर नहीं रहता है, कभी तो वो सारा जो है कुछ ही हो जाता है और मिलता ही नहीं है। इंडिया में आप देखते हो बहुत सारा इरिगेशन जो है वो खेतों को जो पानी डाला जाता है वो ट्यूबवेल से ही डाला जाता है, अंडरस्टैंड। अब वहां पर मोटर लगा के ग्राउंड वाटर को ही जो है इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, बट अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज ना हो तो वो पानी हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। इस तरह हमें क्या करना होता है? रेन वाटर हार्वेस्ट करना होता है, रूफ टॉप से सीधे पाइप्स के थ्रू कनेक्ट करके इसको ग्राउंड के अंदर परकुलेट करना होता है। इससे ग्राउंड वाटर जो वाटर टेबल होता है उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और वहां पर इसको कहते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना। तो ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता है। अब जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है तो इससे जो है हम बाकी साल के टाइम में जब बारिशें नहीं होती है, ये ग्राउंड वाटर जो है वो हम ट्यूबवेल्स के थ्रू जो है बाहर निकाल सकते हैं, और फिर जो है इसको इरिगेशन के लिए जो है यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसको आप कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, अंडरस्टैंड। आप घरों में भी रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हो। जब भी बारिश हो जाए तो बारिश जो है, बारिश होने के बाद बारिश का पानी जो है वो आप पकड़ सकते हो, कैच कर सकते हो, और जो है बड़े बड़े टैंक्स में जो है स्टोर रख सकते हो। फिर इसको जो है आगे आप इरिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, आगे आप पीने के लिए, बारिश का पानी जो होता है वो पीने के लिए भी वो प्योरेस्ट वाटर होता है, अंडरस्टैंड। तो वो आप पी सकते हैं आराम से, लेकिन पहली बारिश जो होती है वो जरा पोल्यूटेड एयर की वजह से जो है पोल्यूटेड होती है, तो उसको छोड़ के जो है बाकी पानी जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इंडिया में देखते हो आप मॉनसून्स के टाइम में बहुत सा जो है बहुत से रेन्स होते हैं, और बहुत सारी जो रेन वाटर होता है ये रन ऑफ हो जाता है। फिर मैं कहूँगा आपको रन ऑफ का मतलब होता है बह के जी चला जाता है, तो पानी बहते बहते जाता है और किसमें चला जाता है? रिवर्स में चला जाता है। अब इसका क्या फायदा, क्या नुकसान है कि ये वाला वाटर हमारे लिए यूज नहीं हो पाता है। अगर यही रेन वाटर मॉनसून के टाइम में आप देखते हो बहुत सबसे ज्यादा जो इरिगेशन इंडिया में है होता है मॉनसून से ही होता है, और बहुत सारी क्रॉप्स इन पे ही डिपेंडेंट होते हैं कि कब मॉनसून हो जाए और कब वो क्रॉप्स उगाए, अंडरस्टैंड। बट अब अगर ये टाइम पे ना हो जाए, अगर आपने ऑलरेडी ये रेन्स जो है कलेक्ट किए होंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, तो फिर इरिगेशन में भी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ये था रेन वाटर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अंडरस्टैंड कैसे किया जाता था। कुछ ट्रेडिशनल इसमें भी तरीके थे जिनसे इंडिया के डिफरेंट हिस्सों में जो रेन वाटर को जो है हार्वेस्ट किया जाता था, ठीक है। अब आपके एग्जाम में आएगा इथोलॉजिस्ट्स किनको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इथोलॉजिस्ट्स? इथोलॉजिस्ट्स वो होते हैं ये बायोलॉजिस्ट्स होते हैं, बायोलॉजिस्ट्स विच आर specialists in studying animal behavior। जो स्पेशलिस्ट होते हैं एनिमल बिहेवियर स्टडी करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड इथोलॉजिस्ट्स। एंड अब यहां पर इथोलॉजिस्ट असल में स्टडी क्या करते हैं? इथोलॉजी। इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, ठीक है। एनिमल बिहेवियर को स्टडी करना उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इथोलॉजी। एंड इथोलॉजिस्ट किसको बोलेंगे? जो एनिमल बिहेवियर को स्टडी करता है।
कि ये कब खाता है, कब एक्टिव रहता है, कब सोता है, ब्रीडिंग कैसे करता है, कम्युनिकेट कैसे करता है एक दूसरे के साथ, उन सबको हम उसका बिहेवियर कहते हैं। और इस बिहेवियर की स्टडी को हम कहते हैं इथोलॉजी, और जो इसको स्टडी करता है उसको हम कहते हैं इथोलॉजिस्ट। अंडरस्टैंड? तो लास्ट में इस यूनिट में आपने पढ़ना है सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, वो आपने फिजिक्स में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस यूनिट, ऑल अबाउट बायो। वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस एंड 6 के 6 यूनिट जो है आप पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी इसमें आप कहीं पर कोई रिपीट चाहते हैं, कहीं पर जो है आपको समझ ना आए, तो आप फिर से समझना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे जो है कॉल कर सकते हो पर्सनली, मैं आपको बता सकता हूँ। दैट्स ऑल अबाउट दिस बायोलॉजी